अली जैदी साहब हमारे साथ मौजूद है। अली साहब, दो सवाल करना चाहूँगा। नंबर एक तो ये कि जिस तरीके से आपने अभी बताई पूरी सूरत हाल, कराची में अभी जो है वो आमिर लियाकत साहब की जो नशिस्त है उस पर भी इलेक्शन होने हैं, बल्दियाती इंतखाबात भी होने हैं, तो उस पर स्ट्रेटजी क्या होगी? और इसी से कनेक्टेड दूसरा सवाल, कुछ दिन पहले बाबर गौरी साहब तशरीफ़ लाए हैं पाकिस्तान, और ये भी सारा मामला क्या कराची के इलेक्शन के ही से ही कनेक्टेड है? इन दो चीज़ों पर मैं आपका कॉमेंट चाहूँगा प्लीज़। बल्दियाती इलेक्शन कराची डिवीज़न जिसमें 9 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिसमें पूरा कराची आता है, और हैदराबाद डिवीज़न जिसमें कराची में 7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और हैदराबाद डिवीज़न जिसमें 9 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, यानी कि हैदराबाद, टंडू मोहम्मद खान, टंडोला यार, ये सारे आपके दादू और आसपास के जो सारे डिवीज़न है ना, बदीन, सुजावल, ठट्टा, पटियारी, ये सारे इनमें यहाँ भी इलेक्शन होने जा रहा है। अब अल्हम्दुलिल्लाह कराची में 246 यूनियन काउंसिल्स में से 241 यूनियन काउंसिल में तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और काउंसलर्स के कैंडिडेट्स खड़े, यानी कि हम कराची की सबसे बड़ी जमात बन के सामने आए। और हैदराबाद में भी मैं कहीं पढ़ा था आज कि MQM ने शायद 160 यूनियन काउंसिल में सिर्फ 80 के और 85 जमा कराई हैं, हमारी 127 हैं, तो वहाँ भी हम सबसे बड़ी जमात बन के आए। और दादू में भी हम सबसे बड़ी जमात बन के सामने आए फाइलिंग के हिसाब से। सही है। और बिल्कुल ठीक का NA 245 का इलेक्शन है 27 को, वहाँ पे महमूद मौलवी साहब को टिकट मिला है, उनकी कैंपेन भी जारी है, और एक्स गवर्नर इमरान इस्माइल उनकी कैंपेन को लीड कर रहे हैं। देखें, ये मेरा काम नहीं है होना चाहिए किसी सियासी जमात का इलेक्शन को फ्री एंड फेयर बनाने का, ये काम है इलेक्शन कमीशन का, चाहे वो आर्मी डिप्लॉय करे, चाहे वो रेंजर्स डिप्लॉय करे, चाहे वो स्टाफ डिप्लॉय करे, जो मर्जी करे, वो अपनी आंखें खोले और क्लीन और फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए। वरना मैं अगर ये बोलना शुरू कर दूं कि 100 यूथ पर बूथ पे खड़े कर दूं, तो फिर तो इलेक्शन नहीं हुआ, फिर वो दोबारा आप हालत जंग पे चले जाएंगे। देयरफॉर हम अपनी पूरी तैयारी से जा रहे हैं, हम अपनी पूरी कैंपेन कर रहे हैं, हम पूरी ईमानदारी से काम करते हैं। हमारी जमात ने ना कभी दहशतगर्दी की है, ना कभी पत्थर मारा है, ना कभी पत्ता तोड़ा है। हम बहुत पुरसुकून लोग हैं और हम पुरसुकून काम करते रहेंगे। हमारी पॉपुलैरिटी की वजह हमारी मजलूमियत है। अगर हम जालिम बन जाएं तो शायद हम पॉपुलर ना रहें। ये जो मगरूर होता है ना, वो जालिम होता है, और जो खुददार होता है ना, वो मजलूम होता है। ये तारीख पढ़ का मुताला कर ले, जो मैंने आपसे बात की है, ऐसा होता है। जो खुददार होता है वो मजलूम होता है। जो बाबर गौरी साहब आ जाएं, कि अल्ताफ हुसैन साहब आ जाए, कि जो मर्जी आ जाए, ये शहर, ये मुल्क, ये सारा इमरान खान के पीछे खड़ा हुआ है। ये क्यों आए हैं? आप मुझे बता देना। ये मैं तो नहीं समझ पाया है ना कि इनको विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी मिली है शायद 7 साल के बाद। मुझे नहीं समझ में आया कि ये क्यों आए। एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी मिली है कि जी अपनी चीजें ठीक कर लें, तो वो सागदार साहब क्यों आ रहे हैं? वो बिल्कुल उनकी तो हुकूमत आई है, वो क्यों आ रहे हैं? देखिए ना, तो इनकी भी हुकूमत आई है, इनकी पहले भी, ये हमारे साथ हुकूमत में थे, तो क्यों नहीं आए? हाँ बिल्कुल। इस हुकूमत में चोरों का राज है, तो सारे चोर वापस आ रहे हैं और खुल के हुकूमत कर रहे हैं और खुल के चोरी भी कर रहे हैं, इसलिए वापस आ रहे हैं। इसका आगे इससे ज्यादा इसके बाद क्या है? क्या इनके बाद और भी लोगों ने वापस आना है क्या? ये तो मुझे नहीं पता। आके अपने भरे केसेस भुगते हैं, क्योंकि ज्यादा दिन तो हुकूमत ने रहना नहीं है, और ये हुकूमत गई तो ये भी जाएंगे। लेकिन अब ये देखना है कि ये अब बाहर जाएंगे कि जेल जाएंगे। नैब अमेंडमेंट सेकंड जो है वो अप्रूव हो गई है कैबिनेट से, और वो बिल जो है वो पार्लियामान में जाएगा। जाहिर है वहाँ पर ठप्पे लगेंगे, वो मंजूर हो जाएगा। अली हैदर जैदी और उनकी जो पार्टी है वो कितनी जिम्मेदार है उन सारे कवानीन की तब्दीलियों के लिए, जिसमें कि आम आदमी के पैसे पर, जिस पर फैसला होना था कि यार वो या तो कॉन्विक्ट्स हैं या वो एक्विटल होगा उनका, उस पर वो बेचारा मुआमे में ही रह जाएगा। उसको पता ही कभी नहीं चलेगा कि भाई इतने अरबों की चोरियां हुई थी या नहीं हुई थी। आप लोगों का सारा करप्शन का नैरेटिव किस बुनियाद पर बना हुआ था इन सारी पार्टियों के खिलाफ? जी जैदी साहब, सवाल क्या है आपका? सवाल सर यही है कि आप लोगों ने पार्लियामान में उनको खुला मैदान दे दिया, वो लोग उसको रबर स्टैंप बना के सारे कानून जो है वो मंजूर किए जा रहे हैं। अगर आप लोगों की ऑपोजिशन वहां पर होती, राजा रियाज साहब इज नॉट एन ऑपोजिशन लीडर ना, मतलब हम तो मानते हैं कि ये वो नहीं है। अब वो कहने को कह दें कल को उनकी पार्टी से वो इलेक्शन लड़ेंगे, आम आदमी कहाँ जाएगा?
अगर आप लोग अपोजिशन बाहर निकल आएगी तो? देखें देखें, गौर से मेरी बात सुने। ये जो तमाशा सारा हुआ और ये जिसकी वजह से हम इस्तीफा दिया, हम इस रिजीम चेंज में यकीन बिलीव मानते ही नहीं, इनको लेजिटिमेसी देना ही नहीं चाहते थे। अगर हम वहाँ बैठ जाते, इसका मतलब है कि हम इस पूरे प्रोसेस को लेजिटिमेसी देते, और अगर हम इस प्रोसेस को लेजिटिमेसी दे देते तो हमारी ये आवाम ऐसे तो नहीं, आज जो सवाल पूछ रहे हैं वो हमारे साथ पीछे सड़कों पर नहीं खड़े होते। हम ये बताना चाहते थे कि हम हुकूमत इलेक्शन हुकूमत करके और अयाशी करने के नहीं, हमने सियासत की है, हमने सियासत की है खिदमत करने के लिए और टू डू द राइट थिंग। अभी जितने टू डू द रॉन्ग थिंग्स हैं वो इधर इनके खाते में है, ये करते चले जाएं। ये इसी असेंबली से पास हो रहा है, इसी असेंबली से जब हमारी हुकूमत 2/3 मेजोरिटी में आएगी तो रिवर्स भी हो सकता है। आप ये ना समझें कि ये कोई, देखें दुनिया में एक चीज़ है जिसके अंदर कोई अमेंडमेंट नहीं होने लगी, वो है कुरान शरीफ। बाकी बाइबल में भी उन्होंने नए टेस्टिमेंट ओल्ड टेस्टिमेंट बना के रख दिए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में भी पता नहीं कितनी अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं। तो ये जो मर्जी करते रहें, जो मर्जी ये करते रहें, इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है? ये अवाम, ये वो लोग हैं जो जुम्मा पढ़ने मस्जिद नहीं जा सकते, जुम्मा पढ़ने, ये अपनी ईद की नमाजें घर पे बुला के मौलाना साहब को पीछे खड़े होकर पढ़ते हैं, और पाकिस्तान को छोड़े लंदन में भी नहीं जा सकते नमाज पढ़ने। इतना तो ये डरते हैं। इनका ये क्यों डरते हैं? हम भी तो वजीर रहे 3.5 साल, हम तो नहीं डरे, हमें तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी। हालांकि हमारे ऊपर लाइफ थ्रेट्स थी, कांस्टेंट लाइफ थ्रेट्स थी, और आप दोनों हजरात को ये इस बात का बखूबी इल्म है मैं किसकी चीज की बात कर रहा हूँ, कम से कम मेरे हवाले से। जी जी। तो हम तो फिर भी नहीं डरे। रिवर्स हो सकता है ये मामला, बिकॉज़ अल्लाह ताला ने किस चीज का वादा किया है? अल्लाह सुने ओएसी मैं एक बात कर, देखें जब ये टीवी शो होता है ना तो एक मौका मुझे मिल जाता है, लाखों लोगों को, पता नहीं करोड़ों लोग देखते हैं बाद में बात करने का। देखिए एक चीज बिल्कुल क्लैरिटी से दिमाग में रख लें, 4 चीजें अल्लाह ने अपने हाथ में रखी हैं। वैसे तो सारा कुछ अल्लाह के हाथ में है, लेकिन डिफाइन क्या है? जिंदगी और मौत, इस पे इंसान का सही है या किसी चीज का कोई कंट्रोल नहीं है। रिस्क पे इंसान का किसी का कंट्रोल नहीं है। हाँ, रिस्क सामने आएगा, हलाल खाना है कि उतना ही मिलेगा जितना लिखा है, लेकिन हलाल और हराम की चॉइस आप पे छोड़ी हुई है, ये इसलिए आपको अकल दी है। दूसरा, इज्जत और जिल्लत, वतु इज्जत मंतशा वतु जिल्लत मंतशा, और चौथी औलाद। बिल्कुल इन चारों पे कंट्रोल नहीं है। तो आप पहले क्लैरिटी कर लेना कि आप, जब आपका कंट्रोल ही नहीं है तो अल्लाह के हाथ में छोड़ दें फिर, और आप सिर्फ वो करें जो अल्लाह ने कहा है, बाकी अल्लाह जाने और वो फैसला करेगा आपके लिए, क्योंकि अल्लाह अल हक है और अल्लाह मुनसिफ भी है, यानी कि अल्लाह जजेस का जज भी अल्लाह ही है ना। बिल्कुल बिल्कुल तो वो सारे जो बैठे हुए, हर एक का जज अल्लाह है। और वो कुरान शरीफ शुरू ही होता है डे ऑफ जजमेंट की बात करने से। बिल्कुल 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 ठीक है जी। सूरह अलम में बात ही शुरू हो रही, डे ऑफ जजमेंट से हो रही है ना। बिल्कुल सही। हाँ, तो फिर या तो उस पर ईमान और अकीदा अगर नहीं है तो फिर आप तो मजहब के दायरे से खारिज हैं, और अगर ईमान अकीदा है तो फिर मुनाफिकत ना करें, क्योंकि वो भी सूरह मुनाफिकून भी कुरान में है कि ये मुनाफिकीन की डेफिनेशन भी दी हुई है। पहले सीधा जाके जंग लड़े हैं, और आपको जंग लड़ने के लिए बंदूक और तलवार नहीं, अक्ल और जबान और जज्बे की जरूरत भी होती है। हाँ बिल्कुल, इसी से जंग लड़ी जा रही है। अदा करेंगे अली हैदर ज़ैदी साहब, साबिक़ वफाकी वज़ीर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। और नाज़रीन, मेरा ये सवाल मबनी था डॉन के उस आर्टिकल पे जो कल से चल रहा है और कल 2 दिन पहले छपा, और वो चले जा रहा है और लोग उस पर सवाल उठा रहे हैं कि ये अमेंडमेंट क्यों हुई और किसको फ़ायदा पहुँचा रही है। वो आर्टिकल आप ज़रूर पढ़िएगा, उसका नाम है कैबिनेट अप्रूव सेकंड नैब अमेंडमेंट बिल इन स्पैन ऑफ अ मंथ। ये डॉन का आर्टिकल है, ज़रूर पढ़िएगा।